जंगल की बातें यानी मंगल की बातें, जंगल की बातें यानी चंबल की बातें। अभिवादन स्वीकार कीजिए राजीव शर्मा का। मैं हूं चंबल घाटी में। चंबल घाटी उस चंबल नदी के नाम पर बनी है। जो चंबल नदी निकलती तो है इंदौर ज़िले से, लेकिन पता नहीं इंदौर के लोग खुद को कभी चंबल का नहीं कहते। इंदौर से निकलकर और मध्य प्रदेश को पार करती हुई मंदसौर जिले के गांधी सागर में एक बड़े से बांध में बंधने के बाद कोटा जिले में प्रवेश करती हुई ये चंबल नदी मालवा में जिस समृद्धि को जन्म देती है, मुझे पता नहीं कि समृद्धि की वो यात्रा, सौजन्यता की वो है यात्रा, संपन्नता की वह यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आते ही कैसे एक संघर्ष कथा में बदल जाती है। इंदौर समृद्ध है, उज्जैन समृद्ध है, कोटा समृद्ध है, लेकिन मुरैना प्रगति की दौड़ में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। और भिंड जो कि चंबल का अंतिम सिरा है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ के लोग अपने को चंबल का लोग कहते हैं, और मुझे पता नहीं कि समृद्धि की नदी चंबल जो इंदौर के लोगों को सौजन्यता सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, उज्जैन जिले में बाबा महाकाल को प्रणाम करती है और आध्यात्म की नदी हो जाती है, उस नदी को कौन सा काला जादू है कि जो भिंड और मुरैना के अंचल में आते ही उसे प्रतिशोध, संघर्ष और टकराहट की नदी में बदल देता है। मुझे पता नहीं वो उग्रता कहाँ से आती है कि जो वैमनस्य में बदल जाती है। चंबल की बातें मैं आपको बताऊंगा अगली 3-4 कड़ियों में। इस समृद्ध भूभाग जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अथाह जल राशि, सस्य श्यामला भूमि, बहादुर लोग, लेकिन ये सब मिलकर भी चंबल की चौसर पर इनके पासे उल्टे क्यों पड़ते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और चंबल को, भिंड और मुरैना को अपनी उग्रता छोड़कर, अपना गुस्सा पीकर वैमनस्यता को नमस्कार कहना होगा। और मैं कहता हूँ कि गुर्राने की जगह मुस्कुराने की संस्कृति लानी होगी, तब चंबल की कहानी बदली जा सकती है। चंबल में बागी हुए, कहाँ से आए थे ये बागी, कौन थे ये बागी, इसको विस्तार से मैं किसी कहानी में बताऊंगा। केवल एक संकेत अभी करता हूँ कि 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और जब ब्रिटिश दमन का पहिया घूमा, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए इन्होंने, उन राष्ट्रभक्तों ने, उन जाबाज रणबांकुरों ने, जब वो आज़ादी की लड़ाई को हारने लगे तो संघर्ष को जारी रखने के लिए
उन्होंने रणछोड़ होने का फैसला किया और चंबल के इन्हीं बीहड़ों ने आज़ादी के उन दीवानों को शरण दी जो बागी थे, अपने आप को बागी कहते थे और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इन बागियों में कब वे बागी भी आके शामिल हो गए जो स्थानीय राजाओं के अत्याचार का शिकार थे। और वही श्रृंखला बदलते युग में कब डाकुओं में बदल गई और कब देशभक्ति का स्थान अपराधियों ने ले लिया, ये मैं विस्तार से आपको बताऊंगा चंबल की बातों में। आज की कड़ी में सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारे फिल्म उद्योग ने इस चंबल के साथ क्या किया। उन्होंने एक नकली डाकुओं का एक ग्लैमराइज संसार गढ़ा सेलुलाइट पर, रुपहले पर्दे पर घोड़ों पर बैठे हुए डाकू, बंदूकें चलाते हुए डाकू, शोले के गब्बर सिंह जैसे दुर्दांत दस्यु उन्होंने गढ़े और चित्रित किए और फिल्माए। और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों और फाइनेंसर्स की तिजोरियां तो सोने के सिक्कों से भर गई। पुतली बाई, मुझे जीने दो, जिस देश में गंगा बहती है, शोले, डकैत, पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों ने मुंबई के निर्माता निर्देशकों के खजाने भर दिए। लेकिन चंबल के हिस्से में उस समृद्धि की कोई रेखा नहीं आई। चंबल के हिस्से में आई बदनामी। चंबल के हिस्से में आया एक बिना वजह का झूठा गर्व। चंबल के हिस्से में आया आतंक की भूमि होने का श्राप, जिसने इस इलाके में उद्योग धंधों का पनपना, व्यवसाय का होना, खेती का करना भी असंभव बना दिया। और कैसे 60, 70 और 80 के दशक की राजनीति ने इस इलाके में उम्दा फसलें पैदा करने की बजाय डाकू पैदा किए और उन डाकुओं को मारकर कैसे किसी ने अपना कैरियर बनाया तो किसी ने उन डाकुओं की आड़ में धन कमाया और पिसते रहे चंबल के लोग। चंबल की इस वेदना के बारे में आपको बताऊंगा अगली कड़ियों में। नमस्कार, जय हिंद।